तो आइए अब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 का लेक्चर देखते हैं। बेसिकली हमने पिछली क्लास में देखा था कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था हमारा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, एसिड प्लस बेस मिलके हमारा बनता था सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी के बिहाफ पे हम बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे अभी कि डेली लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा व्हाट इज़ एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी और इसको एसिड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। बेसिकली आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो खाना है वो स्टमक में जाता है और स्टमक में हमारा एसिड प्रोड्यूस होता है। जो एसिड प्रोड्यूस होता है उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन ओवर ईटिंग करता है या कुछ ऐसा खाता है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। जब एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उस केस में अच्छे से डाइजेशन भी नहीं होगा और वो पेन कॉज भी करेगा। ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एसिडिटी और इससे रिलीफ पाने के लिए हम एंटासिड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ आप देखेंगे तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन आवर स्टमक इज हेल्पफुल इन डाइजेशन बट इफ द एसिड इज सिक्रेटेड बाय स्टमक इज मोर देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड। ये तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा खा लें और ऐसी चीज़ खा लें जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एसिड की ज़रूरत पड़ती हो। इस केस को हम बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, और इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। द सब्सटेंस which neutralize the effect of acid। ठीक है ना, और एंटासिड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। कभी कोई पूछ देगा कि एंटासिड एसिड होता है या बेस होता है, जैसे एंटीडोट होते हैं ना, जस्ट लाइक वैसे ही है। एंट मतलब उस एसिड को तोड़ने वाला, तो इसको याद रखने का तरीका यही है। ठीक है, एंटासिड जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिकली आ जाता है, देखोगे तो आप ये दो आ जाते हैं। ठीक है, एक बेकिंग सोडा और एक हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये माइल्ड बेस है। ठीक है, एंटासिड जो होता है वो माइल्ड बेस होता है, ना ही स्ट्रांग होगा ना ही वीक होगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि एसिडिटी और एसिडिटी क्या है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन वी ईट फूड दिस फूड इज कन्वर्टेड इनटू अदर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एसिड। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो कि व्हेन फूड गोज इनटू द स्टमक, स्टमक इज प्रोड्यूस एसिड इन केस ऑफ मोर एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, इट कॉज इंडाइजेशन और दे कॉज पेन। ठीक है, दिस कंडीशन इज नॉन एसिडिटी। टू गेट रिलीफ टू यूज एंटासिड लाइक बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोडियम का कोई ऐसा कंपाउंड बताइए जो कि हमारा एंटासिड की तरह काम करता हो। तो बेकिंग सोडा का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है हमारा वो ये होता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम आगे बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछता है सोडियम का कोई कंपाउंड बताइए तो यही वो कंपाउंड है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा कि पीएच चेंज रिवर में। ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल रहते हैं, उसमें मछली उछली रह रही है किसी रिवर में, तो उसको कैसे वो पीएच चेंज डैमेज करेगा। आपको पता है पीएच, पहले तो वाटर का पीएच कब चेंज होगा, जब कोई कंटेमिनेटेड सब्सटेंस ऐड होगा, या कभी कभी एसिड रेन से भी होता है। ठीक है, एसिड रेन कैसे होता है बताया था मैंने पिछली क्लास में। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिकली जो पीएच है वो न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए, 7 साढ़े 7। ठीक है, और जब एसिड रेन आता है, ठीक है ना, तब पीएच होता है हमारा 5.6 से कम। कभी कोई पूछ देता है एमसीक्यू में
ये एसिड रेन का पीएच बताइए, ठीक है ना। तो लेस देन 5.6। और ये एसिड रेन जब वाटर में पहुंचता है हमारा, तो ये वाटर का पीएच डाउन कर देगा, ठीक है ना। और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि जो एक्वेटिक स्पीसीज के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, ठीक है। अगर वो वापस न्यूट्रलाइज नहीं हुआ वाटर, तो वो सारे जो एक्वेटिक स्पीसीज थे वो डाई हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारा टूथ डिके, ठीक है। ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है। टूथ दिखे या टूथ एक भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इसकी वजह से जो पेन कॉज होता है दांतों के अंदर, ठीक है। अगर टूथ दिखे को हमने ट्रीट नहीं किया तो बाद में ये टूथ की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दांतों में दर्द की, ठीक है ना। आपको पता है कि नॉर्मली हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज एक तरीके का शुगर ही है हमारा, ठीक है। इन केस देखो, दिन भर तो हमारा मुंह चलता रहता है, सोने के टाइम क्या है, हमारा मुंह बिल्कुल स्टॉप रहता है, ठीक है ना। तो जो दांतों के अंदर हमारा फूड पार्टिकल फंसा होगा, बेसिकली वो फूड पार्टिकल्स शुगर में कन्वर्ट होगा। और शुगर जो है वो एसिड की वजह से, शुगर जो है बैक्टीरिया की वजह से एसिड में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। और यही एसिड आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन वी ईट फूड हैविंग शुगर एंड द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एसिड बाय बैक्टीरिया एंड एसिड रिएक्ट विद आवर टीथ टू गेट कोरोड। अब ये एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए, तो इस केस में हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपसे भी पूछ देगा कि टूथपेस्ट का नेचर बताइए। नेचर का मतलब वो एसिड या बेस है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर है। अगर टूथ डिके को हमने टाइमली प्रिवेंट नहीं किया तो ये टूथेक का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं कि जो फार्मर होता है वो सॉइल के अंदर क्विकलाइम क्यों ऐड करता है, ठीक है। देखो, बेसिकली सॉइल में आपको पता है जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट तो मिल नहीं पाता, क्योंकि सॉइल उस तरीके से है नहीं। उस केस में फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, फिर ऊपर से पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उनको कीड़े वगैरह से बचाने के लिए। तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के यूज़ की वजह से क्या होता है, सॉइल का पीएच चेंज हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है ना। वही कह रहा है, बाय यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर सॉइल बिकम एसिडिक। अब ये एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो जो स्लेक लाइम है हमारा, बेसिकली ये स्लेक लाइम, इसका फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल देते हैं, डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बन गया स्लेक लाइम। और इसी को वो पूरे लैंड पे स्प्रे कर देंगे या जो भी होगा, ठीक है ना। तो वही लिखा है, बाय यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स soil become acidic to neutralize the effect of acid farmer use slake lime which is basic in nature। और इसकी वजह से पीएच जो है सॉइल का मेंटेन रहेगा और प्लांट अच्छे से ग्रो भी करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि आपको पता है कि अगर मधुमक्खी काट लेती है, हनी बी स्टंग कर लेती है किसी पर्सन को, तो उस केस में हम या तो टूथपेस्ट लगाते हैं या तो बेकिंग सोडा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हनी बी का स्टिंग होता है उसके अंदर होता है बेसिकली मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका फार्मूला होता है HCOOH, तो फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंट के अंदर भी मौजूद रहता है, कुछ चीटियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये एसिड है। अब ये एसिड गया आपकी बॉडी में, वेस्टिंग लिप्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो प्रोटीन से बनी हुई है, और प्रोटीन में जब भी पीएच चेंज होता है ना, एसिड के नियरेस्ट पहुंचता है, तो उस केस में प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने लगता है, ठीक है ना, और वो फिर पेन कॉज करेगा। तो उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए उस इफेक्ट को हम क्या यूज़ करेंगे, कोई बेस इस्तेमाल करेंगे, और वो भी माइल्ड बेस, ठीक है ना। ऐसा बेस ऐसा ना हो कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया और हमारा हाथ ही जल गया, ठीक है ना। तो माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, या सोप भी यूज़ कर सकते हैं, सोप से भी धो सकते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से हमें क्या है कि वो जो बेस होगा, वो जो हनी बी का स्टिंग था उसमें एसिड जो था उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा और हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसी नटल प्लांट में भी मिथेनोइक एसिड होता है, खुजली वाले पेड़ जो होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने सुना होगा कि कोई
खुजली वाले पेड़ के कांटेक्ट में आ जाता है तो ईचिंग चालू हो जाता है, तो उससे रिलीफ करने के लिए क्या करते हैं लोग, नहाते हैं साबुन लगाकर, क्योंकि साबुन बेसिक है और वो बेस क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की। ठीक है, ये जो हमारा मिल्कमैन है, यानी जो दूध वाला है, वो बेसिकली दूध के अंदर बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा क्यों ऐड करता है। ठीक है, देखो आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की वजह से जो हमारा दूध है वो ऑक्सीडेशन होना चालू करता है, ठीक है ना। उस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बनता है बेसिकली, ठीक है। और एसिड हो रहा है तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होगा, तो वो दूध क्या होगा, खट्टा हो जाएगा, बाद में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्कमैन क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डाल देगा फ्रेश मिल्क में टू प्रिवेंट एसिडिफिकेशन ऑफ मिल्क, क्योंकि मिल्क लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डालेगा, अब वो दूध बेसिक हो गया, बेसिकली उसका पीएच 6 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब जो एसिड बनेगा, पहले वो जो बेसिक मटेरियल है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करने में टाइम लग जाएगा। तो जो दूध 4 घंटे में ख़राब होना था, वो 4 की जगह 8 घंटे में ख़राब होगा, ठीक है ना। इससे उसको लॉन्गर टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। मान लो कोई दूध का सप्लायर है जो बहुत दूर से आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाकर या बेकिंग सोडा मिलाकर लेकर आते हैं, ठीक है ना, ताकि वो दूध अपने लोकेशन पे पहुंच जाए बिना ख़राब हुए, ठीक है। अगर वो ऐड नहीं करेगा तो वहाँ से वहाँ तक आने में ही वो दूध जो होगा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पूरा ख़राब हो जाएगा टेस्ट उसका, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। हमारे ब्लड का भी अगर पीएच चेंज होता है ना, उस केस में भी हमें डिजीज़ होती है, ठीक है ना। अगर पीएच डाउन हुआ तो एसिडोसिस, और अगर पीएच इंक्रीज हुआ तो अल्कलोसिस। अल्कलोसिस मतलब बेस, एसिडोसिस मतलब एसिड, ठीक है ना। और ये बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस मौजूद है, हमारा जो डाइट है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस क्या है। तो अल्कलोसिस में जब ब्लड का पीएच इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और एसिडोसिस में जब हमारा ब्लड का पीएच डाउन हो जाएगा, 7.35 से नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच ये है। तो ये हमारे एप्लीकेशन थे बेसिकली एसिड और बेस के, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना। अब इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल ऑक्साइड विद एसिड। देखो हमारा जो मेटल ऑक्साइड होता है वो होता है बेसिक, ठीक है। तो ये बेसिक क्यों होता है, उसी को जस्टिफाई करने के लिए रिएक्शन है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ये एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर देता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये वाटर बना हुआ है। इसका मतलब जो आयरन ऑक्साइड है वो बेस की तरह काम कर रहा है, तभी हमारा बेस प्लस एसिड मिलके ये सॉल्ट, और ये सॉल्ट हमारा फेरस सल्फेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तभी वो एसिड के साथ रिएक्ट कर गया है। सेम यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड, ये HCl हमारा एसिड है, ठीक है, ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारा बेस है, बेस कह रहा हूँ, वाटर वाटर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैंने पहला पढ़ा है बेस प्लस एसिड जो होता है वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है कि ये मेटल ऑक्साइड बेसिक है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो उसका हम रिएक्शन किसी एसिड के साथ दिखा देंगे, सॉल्ट बना देंगे, उसका वाटर बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस ऑक्साइड में थोड़ा ध्यान देंगे, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड को बनाने के मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फेरस होगा तो +2 वैलेंसी लेंगे और फेरिक होगा तो +3, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर फेरिक है तो +3 वैलेंसी इसकी, ठीक है ना। और जो कंपाउंड बना है वो फेरस वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, अब आते हैं आगे। अब है हमारा बेसिकली यहाँ पर भी सेम वही रिएक्शन है, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारा एसिड है,
और ये सॉल्ट और वाटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बेस प्लस एसिड, ठीक है। अब जैसे हमने मेटल ऑक्साइड की बात करी, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। ये हमारा बना सॉल्ट और ये बना हमारा वाटर, ठीक है। यानी बेस अब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह काम कर रहा है, तभी हमारा ये सॉल्ट और वाटर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है हमारा, अगर बोलेगा कि आप बताइए कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, तो हम एक रिएक्शन लिख के किसी का एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें एग्जांपल हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि पेपर में पूछता है ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पहले हम एसिड में डालते हैं, ठीक है ना, HCl में। तो ये बनेगा AlCl3 प्लस वाटर, ठीक है। तो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। एक सेकेंड, एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन 6 होगा, तो यहाँ 6 लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लिख लेते हैं, और ये बैलेंस हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा एसिड है, ठीक है। का मतलब ये यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है, तभी हमारा ये बना है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम बेस में डालते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले वाले में बेस की तरह बिहेवियर कर रहा था, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम बेस में डालते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे केस में बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम का Na, एल्यूमिनेट का होता है AlO2। इसकी वैलेंसी -1, सॉरी -1, हाँ -1, और इसकी वैलेंसी +1, ठीक है। इस केस में बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 सोडियम। ये बैलेंस हो चुका हमारा 3 2 5, ठीक है। अब बैलेंस हो चुका है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा बेस था, और ये हमारा एसिड की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तब हमारा बना है ये सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ दे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, तो पहले डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इसके एग्जांपल पूछ सकता है आपसे। साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि कोई रिएक्शन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे, एक रिएक्शन लिख देंगे, फिर लिख देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, इट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। फिर अगले रिएक्शन में लिख देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, इट मीन्स एसिडिक इन नेचर। तो इन बोथ केसेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव लाइक अ एसिड एज वेल एज बेस, दैट्स वाई इट इज़ अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अल्काली, ठीक है ना। ये अल्कली भी बोलते हैं, जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। द बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज अल्कली, ठीक है ना। द बेस विच डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल में लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। जो बेस डिजॉल्व होंगे उसी को हम बोलेंगे अल्कली, ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो अल्कली फॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका है लीना की रब से,
ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ठीक है ना। ये ऐसे मेटल हैं, इनको अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल, क्योंकि ये जो बेसिकली मेटल होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेसिकली वाटर के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो हाइड्रोक्साइड यानी जो बेस की तरह जो बिहेव शो करता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे बेस बनाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए इनको अल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें से कोई पूछ सकता है आपसे एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है, पहले तो आपको पता है कि एसिड का जो डाइल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो अब आपसे पूछेगा कि एसिड को पानी में डालेंगे या पानी को एसिड में डालेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे हमेशा हम कि एसिड को वाटर में डालने से और वाटर को एसिड डालने से क्या डिफरेंस है। अगर आप एसिड को वाटर में डालते हो तब तो राइट है बिल्कुल ये, ठीक है। और अगर आप वाटर को एसिड में डालते हो तब उस केस में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले वाले केस में अगर हम वाटर को एसिड में डालता हूँ तो उस केस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा और वो एनर्जी सफिशेंट है उस एसिड को बॉयल कराने के लिए। उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग होगा और बॉइलिंग होके एसिड आपके हाथों पे गिर सकता है, आप जल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं उस केस में जो एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है और वो एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सफिशिएंट होता है वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। इस केस में हमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं होगा, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है कि व्हेन डाइल्यूटिंग एन एसिड सेफर टू ऐड द एसिड टू वाटर रेदर देन एडिंग वाटर टू एसिड। क्यों? दिस इज बिकॉज एडिंग वाटर टू एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट रिलीज large amount of heat. The heat can cause the solution to boil violently, which can splash acid out of the container and cause burn, ठीक है। बट इन केस ऑफ एसिड टू वाटर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा जो कि हमारी बॉडी का जो कि वाटर जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे सेफेस्ट है कि आप एसिड को पानी में मिलाएंगे, ना कि पानी को एसिड में। सेम यही फिनोमिनन बेस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर बेस के अंदर हमें पानी मिलाना है हम क्या करेंगे, पहले कंटेनर में पानी ले लेंगे, उसमें बेस डालेंगे, ठीक है ना। जब हम एसिड या बेस को मिलाते हैं वाटर में उस केस में जो H+ आयन है वो डिक्रीज करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और टेम्परेचर के बारे में पूछेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, डाइल्यूशन वही सेम है, ठीक है ना। अगर वाटर की क्वांटिटी, मान लो आप एसिड के अंदर पानी मिला रहे हो, ठीक है ना, या पानी के अंदर एसिड मिला रहे हो। अभी हमने देखा सबसे सेफेस्ट वे क्या है कि वाटर पानी मतलब पानी को एसिड में डाल के एसिड को पानी में डालेंगे, ठीक है ना, एसिड को वाटर में डालेंगे, ठीक है। अगर वाटर की क्वांटिटी आपने मिलाते गए और वाटर की क्वांटिटी अगर आपने एसिड से ज़्यादा डाल दिया, इस केस में जो एसिड बनेगा हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और इन केस वाटर का अमाउंट, अभी भी आप एसिड डाले जा रहे हो, अब क्या है कि एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस केस में एसिड का अमाउंट वाटर से ज़्यादा हो गया तो इस केस में बोलेंगे हम कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड में H+ आयन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और इसमें कम होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डाइल्यूट एसिड कंटेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसी का जस्ट अपोजिट है कंसनट्रेटेड एसिड। सेम ऐसी डाइल्यूट बेस और कंसनट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, बेस की क्वांटिटी कम होगी, और कंसनट्रेटेड बेस में वाटर की क्वांटिटी कम होगी, एसिड बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कम्प्लीटली टूट जाता है, ठीक है ना, जो कम्प्लीटली टूट के H+ आयन, और H+ आयन तो वैसे रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एग्जिस्ट क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमने देखा था, ठीक है। H3O+ के बारे में अगर पूछेगा तभी लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना।
हाइड्रोनियम आयन, पिछले लेक्चर मैंने बताया था ये। इसके एग्जांपल में HCl H2SO4 HNO3 है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली टूटते नहीं है, पार्सली टूटते नहीं है, ठीक है ना, पार्सली रहते हैं। उसमें से कुछ, अगर देखो मैं HCl का वो देखूंगा, उसमें HCl के सारे HCl के मॉलिक्यूल H+ और Cl- दे देंगे वाटर में, ठीक है ना। लेकिन इथेनोइक एसिड का देखूंगा तो कुछ अमाउंट ऑफ इथेनोइक एसिड ऐसे ही रहेगा, टूटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जो इनकम्प्लीटली टूटेगा या पार्सली टूटेगा वो क्या कहलाएगा हमारा, बेसिकली वीक एसिड। सेम ऐसे ही बेस के केस में भी है। एक यहाँ पर नया टर्म है ये लाई। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेसिकली उसको हम लाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो pH बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आए तो आपको बर्न कॉज कर सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा वीक बेस का एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये ऐसे बेस हैं जिसको आप वाटर में डालोगे तो कम्प्लीटली नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल। अब आते हैं कुछ केमिकल की प्रिपरेशन, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रिपरेशन है कास्टिक सोडा का। इसको बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है नमक और पानी को डिसॉल्व करना, ठीक है। तो सपोज हमारा ये कंटेनर है, इसमें हमने नमक और पानी ले लिया, ठीक है ना, NaCl + H2O, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड बेसिकली, जो ये लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये भी एक इलेक्ट्रोड है हमारा, ये भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट के इसलिए बने होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोड किसके बने हैं, ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट जानते हो आप, कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। इस प्लस वाले को हम बोलते हैं एनोड, इसको हम बोलते हैं एनोड, और इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू होगी, देखो सबसे पहली चीज़, जब भी हम ये नमक को और पानी को मिलाते हैं तो बेसिकली अपने अपने आयंस में टूटते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूटता है, ठीक है ना। H2O H+ और OH- में, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस वाले 2 हैं, एक तो सोडियम है, ठीक है, और एक H+ है, और माइनस वाले 2 हैं, ठीक है। तो जाएगा तो कोई एक ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे तो सोडियम में 3 सेल है, ठीक है ना, 2 8 1, और हाइड्रोजन में एक ही सेल है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो सोडियम का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है। तो हाइड्रोजन तेज़ी से भागेगा, ठीक है ना। किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ। इस वाले इलेक्ट्रोड से हमारा हाइड्रोजन गैस निकलना चालू होगा, ठीक है। यानी एक प्रोडक्ट तो हमारा हाइड्रोजन बन गया, इस इलेक्ट्रोड से निकला ये निकला हमारा कैथोड से, ठीक है। अब बात करते हैं हम माइनस वाले की, ठीक है ना। माइनस वाले हम देख रहे हैं कि 2 आयन है, एक हमारा क्लोरीन है, ठीक है, और एक हमारा हाइड्रोक्साइड है। क्लोरीन एक एटम है, हाइड्रोक्साइड 2 एटम है। एक एटम को मूव करना ईजी है, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा क्या निकलेगा, ठीक है, Cl2। कौन से इलेक्ट्रोड से, एनोड से, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से
क्लोरीन की बबलिंग होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे Na और OH तो बच गया, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा ये NaOH, ठीक है। वैसे इनका लॉजिक अलग है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन का, इनका रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे देखते हैं। तो वो बड़ी क्लासेस में, तो यहाँ पर मैंने आपको याद रखने का एक छोटा सा टेक्निक बता दिया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल लॉजिक इसका रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है जैसा कि आप देखोगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा अल्काली है और क्लोरीन बना है यहाँ पर, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो अल्काली प्रोसेस, ठीक है ना। तो जब भी हम यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोरो अल्काली प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हमें बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्शन है आपकी, देख लिया आपने, ठीक है, समझा दिया मैंने। कौन सी गैस कहाँ गैदर्ड हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन गैस कहाँ जा रहा है हमारा एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछेगा यहाँ पर कि किधर गैदर्ड होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ गैदर्ड होगा, किस इलेक्ट्रोड के नियर गैदर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये कैथोड की साइड गैदर्ड होता है, ठीक है ना, उसी के नियरर जमा होगा वो, ठीक है। अब इसमें इनके जो प्रोडक्ट बने हैं इनके यूजेज हैं, ठीक है। पहला प्रोडक्ट बना था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस, तीसरा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल डीग्रीसिंग के लिए करते हैं। डीग्रीसिंग, मान लो किसी चीज़ पर ग्रीस लगा हुआ, ग्रीस जानते हो ना, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइकिल की चेन के अंदर एक लुब्रिकेंट लगा रहता है, तो मान लो उसको हमें क्लीन करना है, ठीक है, नया ग्रीस डालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, पेपर बनाने में और फाइबर बनाने में, ठीक है। क्लोरीन को वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया को किल करता है। हमारे घर में भी जो पानी आता है ना, उसके अंदर भी क्लोरीन की गोली डली रहती हैं। स्विमिंग पूल में क्योंकि बहुत सारे लोग नहा कर जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से किसी को बीमारी ना हो तो क्लोरीन की गोली डली रहती है, ठीक है ना। फिर है पीवीसी की पाइप बनती है, पोली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पेस्टिसाइड भी बनता है, ठीक है, पेस्टिसाइड जानते हो ना, ये प्लांट्स में इंसेक्ट वगैरह ना लगे उसके लिए, ठीक है ना, और वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी। फिर दूसरा यूज़ है हमारा हाइड्रोजन का, फ्यूल की तरह जलता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। मार्गरीन जो है आर्टिफिशियल बटर है, आपने देखा होगा अमूल के मक्खन की 250 ग्राम की टिक्की 60-70 रुपये की आती है, और कुछ मक्खन ऐसे होते हैं जो 2-2 kg 3-3 kg 60 रुपये 70 रुपये के पड़ते हैं, 100 रुपये 150 के। तो इतना रेट में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि वो ओरिजिनल मक्खन नहीं होता, मार्गरीन होता है, ठीक है ना। मार्गरीन को बनाने के लिए बेसिकली पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, या कोई सस्ता ऑयल होगा उसमें हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली मक्खन जैसा नेचर ले लेता हो, ठीक है। फिर अमोनिया बनाने में फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए ना, जो आपने देखा ना हाइड्रोजन और क्लोरीन बन रहा था, उसी को आपस में रिएक्ट करा के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और दूसरा नाम था इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसको बनाने के लिए स्लेक लाइम में जैसे ही आप क्लोरीन गैस पास करोगे, ठीक है, वो ब्लीचिंग पाउडर बना देगा। देखो आपसे जब भी कोई पूछे ना किसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाई है इस केमिकल की, तो आपको उसका रिएक्शन लिखना, ठीक है ना, या आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर रिएक्शन याद नहीं है तो, ठीक है, तो भी चल जाएगा। इसका इस्तेमाल बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े को साफ़ करने के लिए, ठीक है ना। फिर वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में भी काम करते हैं,
ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि इसमें से बेसिकली क्लोरीन निकलता है, ठीक है ना। आपने देखा ना पीछे क्लोरीन का यूज़ किया था, वाटर को डिसइंफेक्टेंट कर रहा था, वैसे सेम ब्लीचिंग पाउडर भी आप उसकी जगह डाल सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्लोरीन रिलीज़ करता है और वही क्लोरीन हमारा पानी में से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, ठीक है ना। अब आते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक टर्म याद रख लेंगे हम, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इससे इजीली याद हो जाता है ये। ब्राइन सॉल्यूशन में जब CO2 पास करेंगे तभी बनता है। अमोनिकल मतलब अमोनिया, अब ब्राइन सॉल्यूशन मतलब आपको पता ही है, नमक और पानी। तो जैसे इसमें आप पास करोगे CO2, ये देखो ये रहा नमक और ये पानी, ये हो गया हमारा ब्राइन, ठीक है। और ये रहा हमारा अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन है पूरा ये और ये मिलाकर, ठीक है ना। जैसे इसमें CO2 पास करेंगे हमारा बनता अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का बेसिकली यूज़ क्या है, को केक वगैरह के अंदर डालते हैं, ठीक है, पकौड़े वगैरह के अंदर डालते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जैसे ही हीट होता है ना वो CO2 रिलीज करता है और ये CO2 गैस निकलने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से फ्लफीनेस देता है, ठीक है ना, स्पॉन्जीनेस देगा, स्पॉन्ज जैसा दबेगा बराबर, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है कि अगर मैं बेकिंग सोडा डाल दूंगा तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना बेसिकली, ये जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है और बेस कैसा होता है, टेस्ट में बिटर होता है, तो ये क्या करेगा, केक को कड़वा बना देगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, बेकिंग सोडा के साथ साथ टार्ट्रिक एसिड डाला जाता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा के साथ साथ हम टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। अब हमने देखा कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट कर रहे हैं तो जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट बन रहा है बेसिकली बेसिक सॉल्ट, और बेसिक सॉल्ट का जो टेस्ट है वो हमारा क्या है, कड़वा, ठीक है। अब उस कड़वेपन को हमें हटाना तो पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना है, यूज़ करना पड़ेगा कोई ऐसा एसिड जो उस बेस को न्यूट्रलाइज कर पाए, ठीक है ना। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये यूज़ करते हैं, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप H+ लिख सकते हो। बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, C4H6O6, ठीक है, ये टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आपने स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया है कार्बन कंपाउंड में, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर कार्बन, यहाँ OH, इधर कार्बन, यहाँ OH, ये टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर अगर अपने नॉलेज को बढ़ाना तो आप याद कर सकते हो, अदरवाइज आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी काम चला सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। तो बेसिकली बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड जब मिलता है ना तब बनता है हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर में इसमें आपसे पूछेगा इसके कंपोनेंट बताइए, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब दोनों कंपोनेंट का रोल पूछेगा, तो बेकिंग सोडा केक को फ्लफनेस बनाएगा और टार्ट्रिक एसिड जो होगा जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ था उस सॉल्ट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर को हीट करते तो रिएक्शन पूछेगा, तो ये रहा हमारा बेकिंग सोडा प्लस ये टार्ट्रिक एसिड, H+ टार्ट्रिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बेकिंग पाउडर है। तो हीट करने पे CO2 रिलीज कर रहा है, वाटर और एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का रोल, तो वही बेकिंग पाउडर को बनाने में, ठीक है। इसको हम इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसमें, एंटासिड में आपने देखा था कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो उससे रिलीफ पाने के लिए, ठीक है।
फिर आपने ये भी देखा था कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट रिएक्ट करके CO2 रिलीज करते थे। तो ये बेसिकली मेटल कार्बोनेट नहीं है, मेटल बाई कार्बोनेट है। तो ये भी बेसिकली सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प होता है, ठीक है ना। अब आपने देखा कि बेकिंग सोडा को हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसी सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डाल के क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तब बनता है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगर इसकी प्रिपरेशन पूछेगा तो ये लिखेंगे, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा का आपसे यूज़ पूछ सकता है, तो यूज़ में वही है सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ठीक है। और ये बोरेक्स ग्लास होता है, बेसिकली एक टाइप का ग्लास होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर तो बियर कर लेता है, ठीक है ना। डोमेस्टिक पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। वाटर दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जिसमें नमक नहीं होता, हार्ड वाटर जिसमें नमक होता है, जैसे खारा पानी या मीठा पानी सुना ना आपने। तो खारा पानी हार्ड वाटर होता है, मीठा पानी इसमें नमक नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली हार्डनेस रिमूव करने में भी काम आता है। बाकी इसके फॉर्मूले में जो 10H2 था डॉट, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ही है, ठीक है। अगर वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली हीट करना और स्ट्रांगली हीट करने में क्या अंतर है। जैसे हमने इसको 373 पर हीट किया, ठीक है, तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2। इसको हम सोडा एस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर 373 पर हीट करोगे तो ये निकलेगा, और ज़्यादा हीट करेंगे तो फिर ये सोडियम कार्बोनेट भी टूट जाता है, ठीक है ना। सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 आपने देखा था ना, मेटल कार्बोनेट को जब हीट करने पे क्या क्या रिलीज होता था, वही हाल है, ठीक है। अब चलते हैं POP, ठीक है। POP को बनाने के लिए बेसिकली जिप्सम यूज़ करते हैं। POP की जो फुल फॉर्म है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसलिए पेरिस नाम है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जो जिप्सम है ना, जिस जिप्सम से हम इसको बनाते हैं वो बेसिकली पेरिस में मिलता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जब हम POP बनाने के लिए जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन है, ठीक है। या दूसरे में देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इस पे हीट करते हैं तब हमारा बनता है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ है इसलिए हेमी पढ़ते हैं इसको। यही है हमारा POP, ठीक है। और अगर हमने इससे ज़्यादा हीट किया इसको, कभी कभी पूछ देगा कि CSO4.2H2O को 373 से ऊपर हीट किया, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया, तब बनता है ये कैल्शियम सल्फेट प्लस पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस केस में ये जो प्लास्टर बनता है ना, इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, क्योंकि फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इसी वजह से इसका नाम है। अब तो कैल्शियम सल्फेट, ये जो हमारा जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसका नाम है, और आईपैक नेम जिप्सम है, ठीक है ना। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तब बनता है हमारा POP। अब बेसिकली होता क्या है कि जिप्सम हार्ड नेचर है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, जो POP बना है उसके अंदर जैसे ही पानी मिलाएगा ना, ये वापस जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। तो पानी को मिक्स करके और फिर उसको अप्लाई कर देगा जहाँ भी अप्लाई करना होगा, और फिर वो अपने आप ही रिएक्ट करके जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम जबकि हार्ड है, ठीक है ना। इसी वजह से डॉक्टर वगैरह प्लास्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। फिर टॉय बनता है, ठीक है, टॉय वगैरह बनता है, डेकोरेशन का आइटम बनता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन और आता है कि जिप्सम को आप ओपन एनवायरनमेंट में क्यों नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। सॉरी, जिप्सम कह रहा हूँ, POP को। POP को ओपन एनवायरनमेंट में क्यों नहीं स्टोर कर सकते हम, ठीक है। वो इसलिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि POP वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस क्या बना देगा, जिप्सम, ठीक है ना। POP रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म जिप्सम विच इज हार्ड इन नेचर, ठीक है ना, विच इज हार्ड इन नेचर। तो ऑटोमेटिकली वो POP कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाएगा, फिर वो यूज़ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो आज का हमारा ये चैप्टर है पूरा ओवर हो चुका है। अगर आपका कोई डाउट हो किसी तरीके का तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो पाए। अभी पेपर आने वाले हैं, सभी लोग मेहनत करेंगे अच्छे से। थैंक यू एंड गुड नाइट।